आइए साथियों, पुनः आपके बीच उपस्थित है और ये है हमारी सीरीज का चौथा नंबर वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है जिसे आप देख ही चुके होंगे। जो आगामी जो एग्जाम है, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा हो या टीचर के अन्य कोई भी एग्जाम देते हैं, वो सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है और इसके साथ जो एनालिसिस करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसको देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा जो आपका स्किन का रंग प्रदान करता है वो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी। जैसे आपका कलर जो होता है, कोई काले रंग के होते हैं, कोई गोरे होते हैं, किन्हीं का भूरा होता है, किन्हीं का आंख नीला होता है। ये किसके कारण कलर प्रदान होता है? तो याद रखेंगे मेलानिन के कारण। देखिए मेलानिन जो होता है वो हमारे त्वचा में पाया जाता है और हमारे त्वचा में ही पाया जाता है। त्वचा में आपको मेलिनोसाइट, क्या देखेंगे, मेलिनोसाइट्स कोशिका में ये उपस्थित होता है। मेलिनोसाइट्स कोशिका में ये क्या होता है, उपस्थित होता है और ये हमारे त्वचा का रंग प्रदान करता है। क्या करता है? रंग प्रदान करता है। इसे आप याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल इसमें याद रखेंगे, अगर हमारे शरीर में मेलानिन का मात्रा अधिक है तो मेरा कलर कैसा होगा? तो अधिक जो होगा वो आपका कलर भूरे या काले रंग के आप दिखेंगे। क्या दिखेंगे? भूरे या काले रंग के दिखेंगे। अगर कम है तो कैसा दिखेंगे? तो कम जब रहता है तो आप कैसे दिखेंगे? तो श्वेत दिखेंगे यानी सफेद दिखेंगे और आपका बाल जैसे होता है सुनहरा दिखाई देता है, सुनहरा यानी गोल्डन कलर के दिखाई देता है। ये मेलानिन के कारण। जब कम होगा तो आप गोरे रंग के दिखेंगे और अधिक होगा तो आप शायद सांवले रंग का, काले नहीं कहते हम लोग, सांवले रंग के आप दिखाई दीजिएगा। तो ये त्वचा से सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है। हाँ, आपके त्वचा में ही आपको इगस्ट्रॉल नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर में जो विटामिन डी जो होता है, वो विटामिन डी की प्राप्ति जो करता है वो सूर्य से करता है। किससे करता है? तो सूर्य से जो विटामिन डी आपको बना के देता है आपके शरीर में, वो आपको इगस्ट्रॉल होता है। वो भी आपको कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, आपको त्वचा में पाया जाता है। त्वचा के देखिए 3 लेयर होता है। त्वचा का 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर जो होता है उसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि बीच वाले में रक्त नलिकाएं पाई जाती है। कभी कभी देखते होंगे कि ऊपर से त्वचा थोड़ा सा कट जाता है तो ब्लड आपको नहीं आता है, लेकिन मध्य त्वचा कटने के बाद आपको ब्लड आता है। एक एडिपोज होता है जो अंदर आंतरिक परत होता है, जो कभी चोट लगने के बाद, कट जाने के बाद, गड्ढा हो जाने पर आपको जो व्हाइट कलर के लिए दिखाई देता है वो भी स्किन का ही आपका भाग है, जो तेलीय भाग होता है। इसे भी आप याद रखेंगे। त्वचा का 3 ही परत होता है। सबसे बाहरी जो परत है उसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है, मध्य भाग में रक्त नलिकाएं पाई जाएगी। जब कटेगा तो आपको ब्लड दिखाई देगा। अब देखो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपको ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड जो है वो कौन से ब्लड में? तो आरबीसी में। कहाँ पाए जाएंगे? आरबीसी में। रेड ब्लड कर्पोसेल में पाया जाता है, जो क्या करता है? जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये भी याद रखेंगे, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। और इसमें एक सवाल और भी पूछता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आपको न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो आपको 120 दिन का होता है। क्या होता है? 120 दिन का होता है। और आरबीसी जब समाप्त हो जाता है तो जाके जहां पे जमा होता है यानी डेड हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान कहते हैं या आपातकालीन ब्लड बैंक कहते हैं। तो पूछेगा आरबीसी का आपातकालीन ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो ये भी याद रखेंगे, एस्पिरिन को कहते हैं। किसे कहते हैं? एस्पिरिन को, यानी इसी को हम लोग पलीहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरिन, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? पलीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पलीहा कहते हैं। कुछ ब्लड जो होता है वो आपको लीवर में भी क्या हो जाता है? जाके जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? लीवर में। लेकिन आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट या आपातकालीन ब्लड बैंक पूछेगा तो आप बताइएगा एस्पिरिन या हिंदी में पलीहा बता सकते हैं। इसके अलावा आरबीसी बनता कहाँ है? तो आप याद रखेंगे, लाल अस्थि माजा में। कहाँ बनता है? लाल अस्थि माजा में बनता है। जो हड्डी के किनारे होता है वहां पर इसका निर्माण होता है आरबीसी का। ये भी याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है, इसमें भी लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, जो आरबीसी में पाया जाता है, जो रक्त का क्या करता है? परिवहन करता है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर में निम्न में से शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो थ्रोम्बिन कौन से काम के लिए महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे, थ्रोम्बिन हो आपसे सवाल पूछ देता है, कभी कभी थ्रोम्बिन पूछ देगा, या आप उससे पूछेगा प्रोथ्रोम्बिन पूछ दे, प्रोथ्रोम्बिन पूछ दे, थ्रोम्बिन पूछ दे, या आपसे पूछ दे फाइब्रिनोजेन। क्या पूछ दे? फाइब्रिनोजेन। ये सब मिलके क्या करते हैं? तो याद रखेंगे ये सब करते क्या हैं? तो याद रखेंगे ये ब्लड को क्लोथिंग करते हैं, यानी ब्लड को जमाने में मदद करते हैं, यानी रक्त को क्या करते हैं? थक्का बनाते हैं। तो रक्त के थक्का बनाने वाले ये सब क्या है? एलिमेंट हैं। इसे याद रखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में कौन आता है? या तो थ्रोम्बिन ऑप्शन में रहेगा, या प्रोथ्रोम्बिन रहेगा, या फाइब्रिनोजेन रहता है। अब पूछता है कि फाइब्रिनोजेन ये बनता कहां से? तो याद रखेंगे लीवर में बनता है। लीवर बोले तो यकृत में ये निर्माण होता है इसका। दूसरा सवाल पूछता है, लीवर जो होता है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यहीं पर ये बनता है। ठीक है, एक सवाल और भी पूछ देगा, इसके अलावा कौन सी विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? यानी रक्त के थक्का जमाने में मदद कौन सा विटामिन करता है? अगर विटामिन आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये भी याद रखेंगे। अब रहा बात, अगर शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का प्रवाह उस तरह नहीं हो पाएगा, यानी कटने के बाद जब कट जाता है तो इसके कारण ही आपको ब्लड जम जाता है, जिसके कारण ब्लड ज्यादा नहीं गिरता है। अब फाइब्रिनोजेन या थ्रोम्बिन आपके नहीं है तो ब्लड गिरते रहेगा, या विटामिन के नहीं रहे तो ब्लड गिरते रहेगा, जमेगा नहीं। लेकिन शरीर के अंदर रक्त अगर जम जाएगा तो फिर ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। तो इसलिए शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? यह सवाल आपसे पूछेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो कौन रोकता है? तो याद रखेंगे हिपेरिन। क्या याद रखेंगे? हिपेरिन। तो हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन ये दोनों कहां से निकलता है? तो दोनों निकलता है आपको लीवर से, यानी यकृत से निकलता है। कहां से निकलता है? यकृत से। इसे याद रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपको खून का जमाना। क्या हो जाएगा? खून का जमना इसका आंसर हो जाएगा। अब पाचन में 3-4 सवाल याद रखेंगे। पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो याद रखेंगे मुंह से, माउथ से होती है, और पाचन की शुरुआत यहीं से हो जाती है। जैसे पूछेगा कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की शुरुआत कहां से हो जाती है? मुंह से हो जाती है। जबकि आपको आमाशय यानी स्टोमैक जो होता है, आमाशय जिसे पेट कहते हैं, तो पेट में आपको प्रोटीन की पाचन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और जबकि आमाशय के बाद हम लोग कहां जाते हैं? छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत में आपको क्या होता है? तो छोटी आंत में वसा का क्या होता है? पाचन होता है। क्या होता है? वसा का पाचन होता है। सबसे सरल शर्करा कौन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। ऐसे आपको वसा से सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मिलता है, 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। लेकिन डेली मतलब दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए हमारे शरीर में 70% के आसपास जो हमारी ऊर्जा का काम करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। कि हम चावल खाएं, आलू खाएं या अनाज खाते हैं तो डेली हमारे इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन वसा के लिए हम लोग हमेशा घी, मक्खन या संतृप्त जो फैट वाले जो चीजें हैं वो हम उतना नहीं खा पाते हैं। इसलिए डेली जीवन में हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? तो आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। और सिंपल सबसे मीठा शर्करा कौन है? आप ये बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देंगे आज। ठीक है, आमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? अब सवाल पूछा है कि आमाशय मतलब स्टोमक मतलब पेट। क्या होता है? पेट। तो पेट में आपसे सवाल पूछेगा, पेट में आपको प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? प्रोटीन को पचाने। अभी बताएं कि पेट में ही हमारा प्रोटीन की पाचन की शुरुआत होती है। तो प्रोटीन की पाचन पेट में कौन सा एंजाइम करता है? तो इस एंजाइम का नाम है आपको पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। यानी पेप्सिन जो होता है ये पाचन की शुरुआत करता है, यानी इसको तोड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और पेप्सिन जो होता है इसे पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। पेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं या स्टोमक कहते हैं। ठीक है, और इसी में भोजन आपको
3 से 4 घंटा तक रुकता है भोजन। यही से इसी पे आपको एक पाइरूवेलिक ग्रंथि पाई जाती है, जहां से जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसी में निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है, जो भोजन में उपस्थित जो होते हैं ना बैक्टीरिया, जीवाणु, तो जीवाणु को नष्ट करता है। यानी जीवाणु को कौन नष्ट कर देता है, यानी उसे मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी कहां से निकलता है, तो उसी पेट के अंदर वाली इंटरनल पार्ट से ही निकलता है, जो आपको गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत से निकलता है, पाइरुविक अम्ल होता है, उसी में बनता है। उसके बाद प्रोटीन के बाद है ट्रिप्सिन। देखिए ट्रिप्सिन भी यहीं से निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। उसके अलावा आपसे पूछ देता है, एक सवाल और भी आता है, पेप्सिन के साथ रेनिन, तो रेनिन भी कहां से निकलता है, तो रेनिन भी जो एंजाइम है ये भी निकलता है पेट अमाशय से। ये दूध में उपस्थित जो होता है कैसिनोजेन, तो कैसिनोजेन को जो लिक्विड पार्ट होता है उसे सॉलिड पार्ट में बनाने का काम करता है कौन, रेनिन। इसीलिए कोई भी बच्चा कोई दूध पीता और तुरंत वोमिटिंग कर देता है, तो सॉलिड पार्ट में जैसे दही जम के तरह निकलता है, तो किसके कारण निकलता है, रेनिन कारण। और इसके साथ इसमें HCl है, HCl वोमिटिंग करने को अभी वोमिटिंग कर देते हैं तो एक खाटापन आ जाता है, किसके कारण, HCl के कारण आ जाता है। तो भी आप याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल है। देखो मेरे भाई अगला सवाल है कि शरीर में ऊर्जा स्रोतों के लिए 70% से ज्यादा एनर्जी यानी ऊर्जा कहां से मिलता है, तो अभी बताएं कहां से मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। खिलाड़ियों को या थकान हो, तुरंत एनर्जी के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक सरल रूप है। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, एक सरल रूप है ग्लूकोज, जो तत्काल एनर्जी के लिए जाता है। और दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है, शारीरिक विकास के लिए ये आवश्यक होता है। और प्रोटीन के एक इकाई जो होती है वो अमीनो अम्ल कहलाती है, क्योंकि पता है आपको कि 20 अमीनो अम्ल के मिलने से क्या बनता है, एक प्रोटीन का गठन होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है भाई, तो कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये इसमें उपस्थित होता है। जबकि प्रोटीन में क्या कहता है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ इसी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पूछता है कि किस में नाइट्रोजन पाया जाता है, किस कंपोनेंट में, तो बताएंगे प्रोटीन में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन भी पाया जाता है। वसा जो आपको ग्लिसरॉल, इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल, यानी ये लिक्विड पार्ट में रहता है, ये शरीर के मसल वाले भागों में क्या रहता है, वसा रहता है। और वसा से हमको सबसे ज्यादा क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अमीनो अम्ल याद रखेंगे, अमीनो अम्ल प्रोटीन की एक यूनिट का नाम है। जबकि सेक्राइड के आधार पे यानी ऊर्जा की एक यूनिट सेक्राइड कहलाता है। और सेक्राइड क्या, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्राइड कहते हैं। और सेक्राइड के आधार पर ही हम लोग इसे 3 भागों में बांटे हैं, मोनोसेक्राइड, आपको ऑलिगोसेक्राइड, और जो डाइसेक्राइड देखते हैं सब इसी के अंतर्गत आता है, सॉरी पॉलीसेक्राइड। आइए अगला सवाल है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो। तो आपको पता है, अगर लिटमस जो है, ऐसे ट्रिक से याद कराए थे आपको कि अनिल, अगर लिटमस जो होगा, लिटमस पत्र को अगर अम्ल रहेगा, क्या रहेगा, अम्ल रहेगा, तो अम्ल रहेगा जो वो नीला लिटमस को, यानी नीला लिटमस को कैसा बना देता है, तो आपको लाल बना देता है। क्या बना देता है, लाल बना देता है। जबकि बेस मतलब होता है क्षार। क्या होता है, क्षार। अगर क्षार की बात कहा जाए तो क्षार क्या करता है कि लाल लिटमस को कैसा बना देता है, तो नीला बना देता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि ये ना अम्लीय है तो होगा और ना ही क्षारीय है, तब ये किस कलर का होगा, तो याद रखेंगे बैगनी कलर का हो जाएगा। किस कलर का, बैगनी कलर का हो जाएगा। और ऐसे पूछेगा, अगर क्षार है तो क्षार रहेगा लिटमस पत्र, तो लाल को कैसा बनेगा, नीला बदल देगा। अम्ल रहेगा तो नीला को कैसे बदल देगा, लाल में बदल देगा। ये याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है
कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो शहरी क्षेत्र में गांव से भी लोग आते हैं, शहर के भी लोग रहते हैं, यहाँ पर खासकर शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलते हैं। तो गांव के क्षेत्र से शहर क्षेत्रों में कैसी बेरोजगारी देखेंगे, शिक्षित बेरोजगारी देखेंगे, यानी काम के मतलब जितनी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपका काम ना मिलना यहाँ पर होता है। जबकि मौसमी बेरोजगारी आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, खासकर कृषि के क्षेत्रों में। कहाँ मिलती है, कृषि के क्षेत्रों में, गांव में देखने को मिलती है कि मौसम के कुछ अनुरूप तक काम मिलती है, फिर काम आपको नहीं मिलती है। परछन बेरोजगारी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। ये भी आपको कहां देखने को मिलती है, तो कृषि के क्षेत्र में मिलती है, यानी ग्रामीण इलाकों में ये भी बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। परछन बेरोजगारी जो होती है, ऐसे जहां 5 आदमी का काम है वहां 10 आदमी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन 5 आदमी को हटा देने से भी उसके उत्पादन क्षमता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे बेरोजगारी को परछन बेरोजगारी कहते हैं। और परछन बेरोजगारी में आपको उत्पादकता जो होती है वो क्या होती है, अगर ज्यादा भी आदमी को लगा देने से क्या हो जाती है, शून्य ही रहती है, यानी क्षमता नहीं बढ़ जाती। जैसे हम गांव में गए और हम बाहर से वहां देख रहे हैं लेबर लोग काम कर रहे हैं, और अगर वो लेबर के स्थान पर हम भी काम करें तो जितना क्षमता होगा उतने ही उत्पादन होगा, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है। ये भी कृषि के क्षेत्र में, ये भी कृषि क्षेत्र में भारत में अधिकतर बेरोजगारी देखा जाती है, उसका नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में किस तरह की बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में देखने को आपको मिलती है। भारत में औद्योगिक बेरोजगारी भी मिलती है, जैसे जैसे उद्योग बढ़ते गया तो बेरोजगारी भी बढ़ते रहे, मशीनीकरण का दौर आया और लोगों के बेरोजगार होने की समस्या और बढ़ गई। जो काम लेबर वर्कर कर देते थे, जो वह काम अब मशीन से किया जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी और तेजी से हमारे यहाँ बढ़ते जा रही है। ठीक है, और हर तरह की बेरोजगारी हमको देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी में है कि कृषि में जब काम लगेगा, फसल की कटाई, बुआई, सिंचाई के काम में काम मिलेगा, बाकी समय बैठना होगा। परछन बेरोजगारी में भी वही होती है कि कटाई बुआई के समय ही काम मिलेगा, बाकी जहां 5 आदमी की जगह अगर 10 आदमी लग जाएंगे, 5 आदमी का काम है, 10 आदमी भी लग जाएंगे तो 5 आदमी एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उससे उत्पादन पर कोई क्षमता प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षित बेरोजगारी, अगर हम डिग्री बहुत ले लें फिर भी हमारे अनुरूप काम नहीं मिल पा रहा है, यानी ये शिक्षा से हमें काम नहीं मिलता, तो हम पढ़ लिख के भी क्या है, बेरोजगार हैं। ठीक है, तो इस तरह की बेरोजगारी और पूरे भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आइए, जो भी सवाल पूछेगा बस ध्यान से पढ़िएगा, बनाइएगा, बन जाएगा। अब कहता है कि जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य एक समिति का गठन किया गया, तो संजय अग्रवाल। देखिए एमएसपी क्या होता है, कृषि कल्याण विकास आयोग जो है, जो ये संस्था है, इसके मंत्री जो है आपको नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो इसके द्वारा, संस्था के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी जो होती है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है, फसल के उत्पादन से पहले और बाद में भी वो चेंज नहीं किया जाता। तो एमएसपी जारी करती है कि ये फसल हम इतने रुपया में लेने वाले हैं, और उसी हिसाब से जब फसल तैयार होती है तो किसान ले जाकर आपको एफसीआई के पास बेचते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जहां गोदाम रहता है, जहां मंडी है, उसी दाम पर बेचने का काम करते हैं। तो एमएसपी मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इतना पैसा सरकार के द्वारा तय कर दिया गया कि यह अनाज हम इतने रुपया क्विंटल लेंगे, उतना क्विंटल वो सरकार आपसे ले लेगी। ठीक है, तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी इतना पैसा तय कर दिया जाता है। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, संजय अग्रवाल थे। करंट अफेयर्स था। अगला सवाल है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई, देखिए जनहित याचिका बहुत ही महत्वपूर्ण था। जनहित याचिका जो शुरुआत हुई भारत में, यानी ये समझिए सामाजिक जो व्यवस्थाएं थी जिसमें बहुत से लोग कठिनाइयां होती थी और लोग अपनी बात खुद नहीं रख पाते थे, जिसके कारण वो असमर्थ होते थे। इसलिए अब दूसरा व्यक्ति भी जनहित याचिका लगाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। या किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो दूसरा व्यक्ति भी न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकता है। इसलिए जनहित याचिका की जो शुरुआत हुआ था, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो पीएन भगवती थे। इन्हें भी कहा जाता है भारत में जनहित याचिका के जनक कहा जाता है। इन्हीं के समय आया था और इन्होंने इसको अनुमति दिया था। जो पीएन भगवती उस समय सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, जज थे। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कहने का मतलब भारत में एकल न्याय व्यवस्था है, जिसमें सबसे शीर्ष पर जो संस्था है उसी का नाम क्या है, सुप्रीम कोर्ट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। और यह सर्वोच्च न्यायालय जो था वो भारत में
आपके संविधान लागू होने के बाद इसे पुनः स्थापित किया गया नए सिरे से। जब संघीय न्यायालय था उसको नए सिरे से स्थापित किया गया था। ये भी डेट याद रखेंगे 28 जनवरी, यानी 28 जनवरी आपको 1950 को इसे फिर से स्थापित किया गया। आपको ये सुप्रीम कोर्ट जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, ये कहाँ पे है तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जब इसे स्थापित किया गया था उस समय न्यायाधीशों की संख्या जो थी वो 7+1 यानी 7 वो न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं तो याद रखेंगे 33+1 यानी 33 वो अन्य न्यायाधीश और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हैं जिसे हम लोग सीजीआई कहते हैं। यानी सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, उसी को भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि हमारे में यहाँ एकल न्याय व्यवस्था है और एकल न्याय की व्यवस्था के सबसे ऊपर शीर्ष पर जो संस्था है उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे, यानी उन्हीं को कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे, उन्हीं को हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही सबसे बड़ी संस्था है न्यायपालिका की। ठीक है, तो इसलिए तो सीजीआई अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है तो याद रखेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है वो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 33 वो। ये भी आप याद रख सकते हैं और है कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत से ऐसे सवाल हमारे वीडियो मौजूद है, हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन से अधिकार है, किस किस अनुच्छेद में इसकी जानकारी दी गई है। अब अगला है, देखो एक सवाल पूछा हुआ है संवैधानिक संशोधन से। सबसे सवाल पूछ रहा है कि 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था वो किससे संबंधित था। तो पहले तो याद रखेंगे 103वां संवैधानिक संशोधन आया था आपको 2019 में, और ये 2019 में जो आया था ये इसका संबंध ईडब्ल्यूएस से था, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देने के लिए। और ईडब्ल्यूएस वालों को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया? तो 10% आरक्षण जो दिया गया था उसके लिए 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया था। इसके तहत 10% आरक्षण दिया गया था, इसे याद रखेंगे। उसके ऊपर याद रखेंगे 102 नंबर जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो था ये 2018 में आया था और इसके तहत बीसी जो होता है बैकवर्ड क्लास जो होता है, तो बैकवर्ड क्लास का जो पिछड़ा आयोग जो कमीशन है उसको क्या किया गया? संवैधानिक मान्यता दिया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 102 के बाद 103 के बाद याद रखेंगे 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो आया था ये 2020 में आया था। अब इसमें क्या है कि एससी और एसटी, ठीक है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षण की जो सिस्टम थी 2020 में, क्योंकि 10-10 बरस के बाद वो रिन्यूअल किया जाता है कि अगर वो मुख्य धारा में जुड़ गए हैं तो आरक्षण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन सरकार ने अभी भी देखा कि अभी आरक्षण की प्रक्रिया को और आगे बढ़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी संसद ने इसके लिए 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाकर SC ST को आरक्षण की जो सीमा है वो 2030 तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? 2030 तक बढ़ा दिया। यानी SC ST के आरक्षण अब कब तक मिलते रहेगी? अभी 2030 तक। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 10% मिला और इसके लिए हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 15 और 16 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ठीक है, और इसे 10% आरक्षण भी दिया गया 103वां संवैधानिक संशोधन। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए। और शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो महिला आरक्षण की बात अभी चल रही है, उसके लिए कमिटी बनी है, आगे उसका होगा। संसद से बिल आ गया है और फिर बिल आ गया, अभी लगता है 2029 तक महिला आरक्षण की बातें चल रही है। तो ये 2029 में जब लगेगा इसके लिए पूरी फॉर्मेट हो जाएगी जब पास हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। और इसके बाद इसमें क्या क्या होगा प्रावधान, तो जब आएगा तो पढ़ेंगे। फिर आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन ने लागू किया था, क्योंकि 1880 से लेकर 1884 तक ये भारत के क्या थे? वायसराय थे। और इन्हीं के समय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। यहाँ से एक बात और भी याद रखेंगे कि आपने यहाँ नियमित जनगणना जो शुरुआत हुआ 1881 में, नियमित जनगणना, तो नियमित जनगणना इन्हीं के समय शुरू हुआ था। नियमित जनगणना
तो याद रखेंगे नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुआ था इन्हीं के समय हुआ था। ये बात है 1881 से, और उसके बाद लगातार जनगणना हुआ 2011 तक, फिर 21 में होने वाला था, अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो नियमित जनगणना इन्हीं के समय शुरू हुआ था। आपको लॉर्ड रिपन के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो स्वतंत्र, जब हम आजाद हुए तो भारत के वायसराय या गवर्नर कौन थे, यही थे। और जब हम आजाद होने से पहले भी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्हीं के समय हमें क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। और लॉर्ड कैनिंग से सवाल पूछेगा तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के समय पहली बार आपको बजट भी आया था, और इन्हीं के समय भारत में क्या हुआ था, 1857 की क्रांतियां हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही आपको विधि आयोग बनाया गया था, यानी लॉ कमीशन बनाया गया था पहली बार भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए। तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन था जिस पर हमने चर्चा किया, क्योंकि आपका सपोर्ट जैसे ही मिलते रहेगा वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करेंगे और दूसरे तक भी पहुंचाएंगे, जिससे जैसे ही संख्या हम लोग का बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर से हम लाइव क्लास भी आएंगे।